मैं उस विशाल नेचुरल वाइन पर जन्मा एक छोटा सा पर्पल गॉड था। बाकी सबके मुकाबले मेरा अस्तित्व लगभग नगण्य था, जैसे किसी ने एक विशाल बगीचे में एक छोटा सा बीज डाल दिया हो और उसे भूल गया हो। लेकिन जब मुझे पहली बार अपने होने का एहसास हुआ तो मैंने तुरंत अपने आसपास कुछ असाधारण महसूस किया। उस वाइन पर मेरे अलावा 6 और गॉड्स भी उगे हुए थे। उन सभी के भीतर जीवन की शक्तिशाली तरंगें बह रही थीं, स्पष्ट और अकाट्य। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हिला गई वह उसके बाद हुई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं जाग चुका हूँ, उन 6 ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपनी मूल स्रोत ऊर्जा मेरी ओर बहाना शुरू कर दी, जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो, जैसे यही होना चाहिए था। और उसी क्षण मुझे सच्चाई समझ आई। पर्पल गॉड के रूप में जन्म लेने के बाद मैं पूरे 1 मिलियन साल तक गहरी नींद में था, और उस 1 मिलियन साल के समाप्त होने से बहुत पहले ही वे 6 जाग चुके थे। इसका अर्थ यह था कि उनकी नजर में मैं ही वो था जिसने अपनी आंखें खोलने में सबसे ज्यादा समय लिया। और क्योंकि उन्होंने उस नेचुरल वाइन से लगभग सारे पोषक तत्व अवशोषित कर लिए थे, मैं सबसे छोटा था। लेकिन इसी कारण मुझे अनगिनत ऐसे लाभ मिलने लगे जो शुरुआत में मेरी समझ से परे थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें समझना और उपयोग करना शुरू किया। मैं अपने भीतर केंद्रित होने लगा, चुपचाप, बिना किसी शोर के, हर चीज को गहराई से अनुभव करते हुए, और पूरी शक्ति लगाकर उन 6 अलग अलग प्रकार की मूल ऊर्जाओं को एक साथ फ्यूज करने का प्रयास करने लगा जो मुझे दी गई थीं। समय बीतता रहा। 1 और मिलियन साल इसी तरह गुजर गया, जब तक एक दिन मैंने अपने अपूर्ण गोल्डन रूप को पूरी तरह परिष्कृत कर लिया। सारी मूल ऊर्जाएं एक एकीकृत अस्तित्व में पूरी तरह विलीन हो गईं, और उसी क्षण मैंने उसे महसूस किया। एक हल्की सी धागे जैसी अनुभूति जो साधारण शक्ति से कहीं आगे थी। लॉ ऑफ स्ट्रेंथ की एक झलक। मैं तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि मुझे पता था इसका क्या अर्थ है। लॉ ऑफ स्ट्रेंथ 3000 महान नियमों में से एक है, ग्रेट डाओ का सर्वोच्च सिद्धांत। और पूरे प्राचीन स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही अस्तित्व था जो इसे नियंत्रित कर सकता था, महान देव पांगु, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। यह अनुभूति होते ही मेरे विचार बिखरने लगे। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या रेड गॉड के अंदर जो है वह सच में पांगु तो नहीं? लेकिन नहीं, यह बात समझ में नहीं आती थी। यह मानना बहुत कठिन था। क्या पांगु सृष्टि की महान आपदा में नहीं मरा था? और जैसे जैसे मेरे भीतर उथल पुथल मचती रही, मैं एक पल के लिए रुका। फिर भी हिम्मत करके मैंने रेड गॉड की ओर आवाज लगाई। मेरी आवाज में संदेह और आग्रह दोनों थे। बड़े भाई, क्या तुम पांगु हो? तभी रेड गॉड के भीतर से एक गहरी, प्राचीन आवाज गूंजी, शांत लेकिन अत्यंत गहरी। पांगु? पांगु कौन है? उस लहजे को सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया, क्योंकि वह बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था। जैसे सामने वाला सच में नहीं जानता, जैसे उसने यह नाम पहले कभी सुना ही न हो। फिर समय एक बार फिर बहने लगा। लाखों साल गुजर गए और मैं धीरे धीरे बाकी बची 5 प्रकार की मूल ऊर्जाओं को एक एक करके अवशोषित करता रहा। जब मैं दूसरे भाई की ऊर्जा तक पहुंचा, तब मुझे समझ आया कि वह कितनी असाधारण है। उसने मुझे समय के प्रवाह को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने की क्षमता दे दी। मेरे शरीर के आसपास मैं स्पष्ट महसूस कर सकता था कि वह शक्ति धीरे धीरे आकार ले रही है। और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले से भी ज्यादा अविश्वसनीय था। मेरे शरीर के आसपास एक अजीब सा टाइम डोमेन बन गया, एक पूरी तरह अनूठा कालिक क्षेत्र, जहां एक गॉड के भीतर 1 साल की साधना बाहर के 100 साल के बराबर थी। और इस त्वरण ने मेरी प्रगति को बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा दिया, जबकि मैं लगातार बाकी मूल ऊर्जाओं को अवशोषित करता जा रहा था। जब मैंने तीसरे भाई की ऊर्जा को अपने भीतर लिया, तो एहसास हुआ कि वह भी उतनी ही रहस्यमयी है। उसने मुझे पूर्वजन्मों और वर्तमान जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता प्रदान की, और उसी के साथ नियमों और शक्ति को लेकर मेरी समझ तेजी से विस्तृत होने लगी। हर बीतते पल के साथ सब कुछ और अधिक स्पष्ट और गहरा होता जा रहा था। फिर बारी आई चौथे भाई की मूल ऊर्जा की। उसने मुझे जीवन चक्र की और भी गहरी समझ दी। केवल कुछ हजार वर्षों के भीतर ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे मैंने असंख्य रूपों में जीवन जी लिया हो। मैं एक मछली बनकर नदियों और महासागरों में स्वतंत्र रूप से तैर चुका था, फिर एक तीव्र घोड़ा बनकर अनंत मैदानों में दौड़ा था, और यहाँ तक कि एक दिव्य अजगर बनकर 9 आकाशों में उड़ान भर चुका था। हर रूपांतरण मेरे अस्तित्व पर कुछ नया अंकित कर रहा था।
उसके बाद मैंने पांचवें भाई की शक्ति को अवशोषित किया। वह दिखने में सरल थी, लेकिन वास्तव में अत्यंत भयानक थी, जैसे एक अनंत ब्लैक होल जो इस संसार की हर वस्तु को बिना किसी अपवाद के निगल सकता हो। और अंत में छठी बहन की मूल ऊर्जा एक अराजक भट्ठी जैसी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के हर तत्व विद्यमान थे, हर गुण एक अव्यवस्था में मिला हुआ, इतनी जटिल कि उन्हें अलग अलग समझ पाना लगभग असंभव था। और फिर एक अत्यंत लंबे समय तक लगातार प्रयास और अन्वेषण करने के बाद, बार बार अपने भीतर खोजते हुए, मैंने अंततः सच्चाई को पा लिया। मेरी शक्ति थी डाउ की जन्मजात अनुनाद, या सरल शब्दों में कहूं तो एक असाधारण स्तर की बोधक क्षमता, एक ऐसी प्रतिभा जो किसी भी विषय को सीखने में मेरी दक्षता को दोगुना कर देती थी। और जैसे ही मैंने इसे समझा, मुझे यह भी एहसास हुआ कि एक मजबूत आधार कितना आवश्यक होता है, विशेषकर इस प्राचीन हांग हवांग संसार में जहां अनंत संघर्ष निश्चित था। और क्योंकि मेरे प्रत्येक भाई बहन की अपनी अलग साधना पथ थी, मैंने सोचना शुरू किया, क्या होगा यदि मैं उन सभी की मूल शक्तियों को एक साथ संयुक्त कर दूं? क्या मैं एक ऐसी साधना पद्धति बना सकता हूं जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी? और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इस विचार पर कार्य शुरू कर दिया। अलग अलग साधना पद्धतियों के सार को गहराई से अध्ययन करते हुए, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर विश्लेषित करते हुए, मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। लेकिन उस अनंत समय और परिमार्जन के बीच मैं सच में कुछ बिल्कुल नया बनाने में सफल हो गया। एक ऐसी साधना पद्धति जो मेरे छहों भाई बहनों के सार को एक साथ जोड़ती थी, और मैंने उसका नाम रखा हांगमैन ग्रेट दाउ। और जैसे ही मुझे अपनी खुद की पथ मिल गई, मैं शांतचित्त होकर पर्पल गॉड के भीतर साधना करता रहा। मेरे चारों ओर घूमते हुए बैंगनी बादल थे, जिनके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के गहरे और अकल्पनीय नियम छुपे हुए थे। उन बैंगनी बादलों में मेरे लिए एक खतरनाक आकर्षण था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। और भीतर ही भीतर मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि यह बिल्कुल साधारण नहीं है, जिससे मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या यह वही किंवदंती में वर्णित हांगमैन पर्पल एनर्जी हो सकती है, वह आदिम सार जिसके बारे में पौराणिक कथाओं में सुना था? लेकिन मैं अभी इसे निश्चित नहीं कर सकता था, विशेषकर तब जब मेरे छहों भाई बहन अभी तक अपने रूप से बाहर नहीं आए थे। इसीलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की और चुपचाप मूल ऊर्जा के साथ साथ उस रहस्यमय बैंगनी ऊर्जा को भी अवशोषित करता रहा, समय को अपने हिसाब से बहने दिया। और पता ही नहीं चला कब कुछ और मिलियन साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मैं पूरी एकाग्रता के साथ साधना कर रहा था, तभी अचानक एक कानफोड़ू गर्जना ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। मैं चौंक कर अपनी समाधि से बाहर आ गया और ऊपर देखा। ठीक उसी पल रेड गॉड जोर से फट गया और उसके अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। एक लंबा चौड़ा पुरुष, मजबूत मांसपेशियों और घनी दाढ़ी के साथ। उसके पूरे शरीर से एक प्राचीन और भारी उपस्थिति फैल रही थी, और तुरंत बाकी 5 गॉड्स के भीतर मौजूद सत्ताएं उत्साह में चिल्लाईं, बधाई हो बड़े भाई आपके प्रकट होने पर, बधाई हो बड़े भाई आपके जन्म पर। और मैं भी सहजता से उनके साथ बोल पड़ा, बधाई हो बड़े भाई आपके आगमन पर। तभी वह दाढ़ी वाला दानव जोर से हंसा, अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, हाँ हाँ, अच्छे से साधना करो, एक दिन तुम भी बाहर आओगे। फिर उसने अपने शरीर को फैलाया और इस विशाल प्राचीन संसार को पूरी तरह अपनाया, जैसे किसी भूली हुई चीज से फिर से जुड़ रहा हो। लेकिन अचानक उसका भाव बदल गया। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह संसार इतना परिचित क्यों लग रहा है, जैसे कोई रक्त का संबंध हो, जैसे यह मुझसे अनुनाद कर रही हो। उसकी यह बात सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठी और मेरे मस्तिष्क में विचार आया, यह ठीक नहीं है। क्या होगा अगर बड़े भाई सच में पांगु हैं? और अगर वो मूल पांगु नहीं भी हैं, तो भी उनका उनसे गहरा संबंध जरूर है। या उससे भी बुरा, कहीं वे पांगु के पुनर्जन्म तो नहीं, अपनी पिछली स्मृतियों के बिना। इसके बाद वह दाढ़ी वाला विशाल पुरुष गॉड वाइन के आसपास घूमने लगा, हर चीज को ध्यान से देखता रहा और फिर वापस अपनी जगह आकर साधना में लग गया। लेकिन उस पल के बाद से उसने स्वाभाविक रूप से हम छोटे भाई बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह बाहर जाकर लकड़ी काटता, गॉड वाइन के चारों ओर बाड़ बनाता और एक बड़ी सी बस्ती तैयार कर दी, जिसे उसने गॉड विलेज नाम दिया। और इसी तरह फिर से अनगिनत साल गुजर गए, जब तक एक दिन जब वह दाढ़ी वाला आदमी लकड़ी इकट्ठा करने बाहर गया हुआ था,
तभी अचानक एक उपस्थिति प्रकट हुई। एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति, जिसके चारों ओर एक पवित्र और अलौकिक आभा थी। वह अचानक शून्य से निकलकर गॉड वाइन के सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते हुए उसने प्रशंसा में कहा, क्या ही सुंदर नेचुरल गॉड वाइन है। इस वाइन ने सच में परिवर्तन झेला है। यह असाधारण है, बिल्कुल अनूठी। जब वह वृद्ध उस विशाल गॉड वाइन को ध्यान से जांच रहा था, तो वह धीरे धीरे खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जिज्ञासा से भरी हुई थी, और मैं अभी उसकी उपस्थिति को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि तभी अचानक एक क्रोधित आवाज गूंजी। मेरा गर्म स्वभाव वाला पांचवा भाई था, जो चिल्लाया, ओए बूढ़े, तू आखिर है कौन? वहां खड़ा क्या बुदबुदा रहा है? लेकिन वह वृद्ध जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उन गॉड्स की ओर और भी अधिक आश्चर्य से देखा और बोला, इस वाइन से जन्मे ये गॉड्स, इन्होंने सच में जीवित प्राणियों को जन्म दिया है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया। फिर उसका भाव अचानक बदल गया, जैसे कुछ मेल नहीं खा रहा हो, और वो आगे बोला, नहीं, यह सही नहीं है। इस वाइन पर तो 7 गॉड्स होने चाहिए, लेकिन मुझे अभी सिर्फ 6 ही क्यों दिख रहे हैं? क्या उनमें से एक पहले ही प्रकट होकर रूपांतरित हो चुका है? यह कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जैसे वह खुद भी आश्चर्य छुपा नहीं पा रहा था। लेकिन वह कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मेरा चौथा भाई ग्रीन गॉड क्रोध में चिल्लाया, ओए बूढ़े, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है अपनी फुसफुसाहट से। सावधान रह, हमारा बड़ा भाई वापस आया ना तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा। अभी के अभी निकल जा यहाँ से। फिर भी वह वृद्ध बस शांतिपूर्वक मुस्कुराया और बोला, शांत रहो, मैं हांगजुन हूँ, और मेरा तुमसे कोई बुरा इरादा नहीं है। बस इतना है कि मुझे तुम में से किसी एक के साथ एक अजीब सा संबंध महसूस हो रहा है। और जैसे ही मैंने यह नाम सुना, हांगजुन, मेरा पूरा अस्तित्व जैसे जम गया। एक झटके की लहर मेरे भीतर दौड़ गई, तो यह वृद्ध असल में हांगजुन था। हांगहोंग संसार का डाव पूर्वज। और उसी पल मेरा चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि मुझे इसका अर्थ अच्छी तरह पता था। मूल हांग हवांग की कथाओं में इस वाइन के साथ जुड़े पवित्र गॉड्स आखिरकार संकिंग, नोआ, दोंग हवांग ताई, हांगजुन और हाउथियन जैसी शक्तिशाली सत्ताओं के हाथों में जाने वाले थे। लेकिन अभी इस समय हाउथियन का जन्म भी नहीं हुआ था। वह अभी केवल एक अचेतन पत्थर था। इसका अर्थ यह था कि जो पवित्र गॉड उसके लिए नियत था, वह शायद खुद दाव पूर्वज हांगजुन ने ही आगे दिया होगा। और जैसे ही हांगजुन ने कहा कि उसे किसी एक गॉड से संबंध महसूस हो रहा है, मैं तुरंत समझ गया। उस संबंध की जड़ शायद उसी निर्धारित भाग्य में छुपी हुई थी। मेरे सीने में अचानक भय की एक लहर उठी और मेरे मस्तिष्क में विचार आया, कहीं यह मुझ पर तो इशारा नहीं कर रहा? और अगले ही पल मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया। दाव पूर्वज ने सीधा पर्पल गॉड की ओर इशारा किया, जिसके भीतर मैं था, और शांत आवाज में कहा, यह पर्पल गॉड, इसका मुझसे संबंध है, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और मुझे वाइन से तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, और भीतर से मैं लगातार उसे कोस रहा था। मेरा मस्तिष्क आतंक से भर चुका था। तो सच में वह मेरे पीछे ही था। उस वृद्ध ने मुझे ही लक्ष्य बनाया था। और जैसे ही मेरी बेचैनी अपने चरम पर पहुंची, मेरे भाई बहन क्रोध से फट पड़े। उनकी आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगीं। ओए बूढ़े, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर तूने हमारे 7वें भाई को छूने की भी कोशिश की तो हम तुझे जिंदा नोच डालेंगे। साले बूढ़े, मेरे 7वें भाई को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मरना है क्या तुझे? तू कमीना डाउस्ट, क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं? हमारे 7वें भाई को लेने की सोच भी कैसे ली? बस इंतजार कर, जैसे ही मैं रूप लेता हूँ तुझे राख बना दूंगा। उनका क्रोध आकाश छू रहा था, लेकिन सच्चाई बेहद क्रूर थी। अभी तक उनमें से कोई भी पूरी तरह रूप नहीं ले पाया था, इसीलिए वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, जैसे हांगजुन का हाथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता जा रहा था। और ठीक उस निर्णायक पल में, जब सब कुछ समाप्त होने वाला लग रहा था, अचानक एक भारी और ठंडी आवाज आकाश में गूंजी, जैसे कोई वज्रपात हुआ हो, और उसी पल सब कुछ थम गया। हांगजुन का हाथ जो हवा में था, अचानक वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा, जैसे किसी प्राचीन और भयंकर शक्ति ने उसे बंधन में जकड़ लिया हो। उसकी मांसपेशियां सहज भय से कस गईं। तभी मैंने अपने भाई बहनों की आवाज सुनी, राहत और क्रोध से भरी हुई। बड़े भाई, आप आखिरकार वापस आ गए।
यह कमीना बूढ़ा हमारे 7वें भाई को लेने आया है, जल्दी इसे खत्म करो। और जैसे ही उन्होंने उस विशाल आकृति को देखा जो चुपचाप उस वृद्ध डाउस्ट के पीछे प्रकट हुई थी, उनकी भावनाएं और भी उमड़ आईं। एक साथ वे चिल्लाए, बड़े भाई हमारी मदद करो। जैसे ही मैंने उस दाढ़ी वाले विशाल पुरुष अपने बड़े भाई को वापस आते देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से चिल्ला उठा। मेरा पूरा अस्तित्व राहत से भर गया। वहीं डाउ पूर्वज धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा, स्पष्ट महसूस कर रहा था कि उस विशाल शरीर से एक भयानक दबाव निकल रहा है, इतना भयावह कि उसका चेहरा कठोर हो गया, क्योंकि यह अनुभूति उसने पहले केवल एक बार महसूस की थी, और वह था खुद पांगू से। आखिर डाउ पूर्वज उन 3000 केओस गॉड्स में से पुनर्जन्मा था, और उस प्राचीन काल में वह भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने पांगू पर आक्रमण किया था। लेकिन पांगू के सिर्फ एक ही वार ने उसे लगभग समाप्त कर दिया था। केवल उसकी वास्तविक आत्मा का एक छोटा सा अंश ही बच पाया था, और पांगू द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के बाद ही उसे हांगहोंग संसार में पुनर्जन्म का अवसर मिला था। इसीलिए अब जब वह इस दाढ़ी वाले विशाल पुरुष को देख रहा था तो वह अनायास ही घबरा कर रह गया। उसके मस्तिष्क में एक ही विचार घूम रहा था, यह दबाव इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या यह पांगू हो सकता है? लेकिन यह संभव नहीं था। पांगू तो मर चुका था। फिर भी उसने अपने हाथ जोड़कर सम्मान के साथ कहा, साथी डाउस्ट। लेकिन मेरे बड़े भाई ने तुरंत उसे काटते हुए ठंडी आवाज में कहा, हम्फ, तू मेरे 7वें भाई को छूने की सोच रहा था। हांगजुन ने जल्दी से जवाब दिया, मेरा ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन उस पर्पल गॉड का मुझसे सच में संबंध है। यह सुनते ही मेरा भाई क्रोध में गरजा, संबंध गया भाड़ में, और अगले ही पल उसका शरीर अपने शस्त्र के साथ एक हो गया। उसके ऊपर एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई जो आकाश की ओर उठी और फिर पूरी शक्ति से डाउ पूर्वज की ओर गिरा दी गई। और उसी पल वो जंग लगी सी दिखने वाली वह विशाल कुल्हाड़ी अचानक हजारों चमकती रोशनी में फट पड़ी, जैसे पूरे हांगहोंग संसार की शक्ति उस एक वार में समा गई हो। यह देखकर मेरा दिल तक हिल गया और मेरे मस्तिष्क में बस एक ही बात आई, यह तो हद से ज्यादा शक्तिशाली है। यह पहली बार था जब मैं बड़े भाई को आक्रमण करते हुए देख रहा था और मेरे भीतर उत्साह बेकाबू होकर उभर रहा था। वहीं दूसरी ओर डाउ पूर्वज ने इतनी तेज और इतनी भयंकर शक्ति वाले हमले की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अगर वह वार सच में लग जाता तो सब कुछ एक ही पल में बदल जाता। उसकी आत्मा और चेतना पूरी तरह मिट जाती, इसमें जरा भी संदेह नहीं था। और उससे भी बढ़कर उस आक्रमण के भीतर जो आभा थी वह उसे भयावह रूप से परिचित लग रही थी, जिसने उसके हृदय के भीतर गहरी दहशत भर दी। डाउ पूर्वज का चेहरा तुरंत बदल गया, उसका रंग उड़ गया, उसकी आंखें आश्चर्य में लगभग बाहर निकल आईं। बिना एक पल गवाए उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख दिया और अगले ही क्षण उसके सिर के पीछे एक बहुरंगी बादल प्रकट हुआ, जिसके भीतर हांगमैंग संसार की एक धुंधली झलक दिखाई दे रही थी। और उसके बाहर सुनहरी मोतियां, एक सुनहरा कमल और एक सुनहरा दीपक तेजी से घूमने लगे, जिनसे रहस्यमय प्रकाश की किरणें वर्षा की तरह बरस रही थीं और मिलकर एक चमकदार आवरण बना रही थीं जो उसके पूरे शरीर को कसकर सुरक्षित कर रहा था। यह सब देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि हांगहोंग संसार में मैं पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूँ। परम शक्तिशालियों के बीच का युद्ध, दो अप्रतिम विशेषज्ञों का चरम टकराव, और मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर हर विवरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं कुछ छूट न जाए। और जैसे ही अगला पल आया, उस कुल्हाड़ी की चकाचौंध भरी रोशनी अनुकरणीय हो गई। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए सब कुछ राख में बदलती चली गई। दिव्य बादल जोर जोर से कांपने लगे, सुनहरी मोतियां, कमल और दीपक जैसे अनगिनत पवित्र खजाने चारों ओर बिखर गए। वहीं डाउ पूर्वज खुद बार बार पीछे हटने को विवश हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, उसका गला भींच गया और आखिरकार उसने ताजा रक्त की एक धारा बाहर उगल दी। मैं अपने दाढ़ी वाले बड़े भाई को पूरी तरह अवाक होकर घूर रहा था और दूसरी ओर डाउ पूर्वज भी उसी अविश्वास के साथ उसे देख रहा था, जैसे उसकी समझ के बाहर कुछ हो गया हो। जबकि मेरे पीछे बाकी पांचों भाई बहन पहले ही उत्साह में भर चुके थे और एक साथ चिल्ला रहे थे, कमाल है, उस बूढ़े को और मारो। लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्तब्ध, क्योंकि जो मैंने अभी देखा था उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। आखिर डाउ पूर्वज कौन था?
पूरे हांगहोंग संसार का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता था वो। और फिर भी मेरे बड़े भाई के केवल एक वार से वह घायल हो गया और मेरे मस्तिष्क में स्वतः निकला, बड़े भाई तो हद से ज्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि भले ही डाउ पूर्वज अभी पूर्ण पारलौकिकता तक नहीं पहुंचा था, फिर भी पूरे हांगहोंग में ऐसे बहुत कम थे जो उसे एक ही चाल में रक्त बहाने पर विवश कर सकें। यहाँ तक कि दैत्य पूर्वज लुहाओ भी ऐसा नहीं कर सकता था। और यही सोच मेरे मस्तिष्क में एक खतरनाक प्रश्न फिर से ले आई, क्या बड़े भाई सच में पांगो हो सकते हैं? लेकिन मैंने तुरंत उस विचार को झटक दिया, क्योंकि पांगो की शक्ति बिल्कुल अलग स्तर की थी। उसने अकेले ही 3000 केओस गॉड्स को समाप्त कर दिया था और अपनी ही शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी। उसका स्तर ग्रेट डाउ से बस आधा कदम दूर था। फिर भी अभी अपने भाई को देखते हुए, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ पर उनका नियंत्रण और उनकी वह भयानक शक्ति देखकर यह संभव लग रहा था कि शायद वे पांगो की दिव्य आत्मा का कोई अंश हो जो इस संसार में पुनर्जन्मा हो। और यह विचार आते ही मेरा हृदय उत्साह से तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही डाउ पूर्वज, जो स्पष्ट रूप से हिल चुका था, जल्दी से बोला, साथी डाउस्ट, मेरा सच में कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया आक्रमण रोक दीजिए। लेकिन मेरे भाई ने जरा भी देर नहीं की। उनकी ठंडी आवाज हवा को चीरती हुई निकली, निकल जाओ। मेरे दाढ़ी वाले बड़े भाई ने धीरे धीरे उस विशाल कुल्हाड़ी को नीचे किया। उनकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह तीव्र थीं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, हम फिर मिलेंगे। उनके ये शब्द सुनते ही डाउ पूर्वज ने अपनी नजर मेरी ओर घुमाई, उस पर्पल गॉड की ओर जिसमें मैं था। कुछ पल तक मुझे गहराई से देखता रहा, फिर मेरे भाई को सम्मान से प्रणाम किया और एक प्रकाश की किरण बनकर दूर ओझल हो गया। उसके जाते ही मेरे भाई ने सहजता से उस कुल्हाड़ी को अपनी कमर पर रख दिया और हमारी ओर देखा। अपने छोटे भाई बहनों से पूछा, तुम सब ठीक हो? हमने तुरंत जवाब दिया, बड़े भाई हम ठीक हैं। लेकिन वो बूढ़ा सच में बहुत घटिया था। उसने तो हमारे 7वें भाई को भी छीनने की कोशिश की। तभी ऑरेंज गॉड क्रोध में जोर से चिल्लाया, रुक जा बस, जैसे ही मैं रूप लूंगा उस बूढ़े को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसके तुरंत बाद येलो गॉड भी चिल्लाया, सही कहा, मैं उसका सिर ही फोड़ दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे भीतर ही भीतर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस बूढ़े की वे इतनी सहजता से बात कर रहे थे वह असल में डाउ पूर्वज हांगजुन था। और फिर भी वे उसे मारने की बात ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मेरे हर एक भाई बहन खुद भी बेहद असाधारण थे। तो शायद सच में उनके पास इतनी शक्ति हो सकती है कि वे उसके सामने खड़े हो सकें। और यही सोचते ही मैं फिर से अपने भाई बहनों की असली पहचान के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी जो डाउ पूर्वज के साथ हुआ था उसके बाद सबकी साधना और भी तेज हो गई। हर कोई जल्द से जल्द रूप लेने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा था। और फिर उसी दिन अचानक गॉड वाइन से 2 जोरदार धमाके हुए। पूरी जगह हिल उठी और मैं स्तब्ध होकर देखता रह गया जब ऑरेंज और येलो गॉड्स एक साथ फट गए। ऑरेंज गॉड के भीतर से एक आकृति बाहर आने लगी। चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मेरे दूसरे भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तीसरे भाई को साथ खींचते हुए वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन वह अधिक दूर जाता उससे पहले ही अचानक रुक गया। पीछे मुड़कर देखा और बोला, जाने से पहले हमें विलेज की सुरक्षा स्थापित करनी चाहिए। और इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे शून्य को ही चीर दिया। उसी पल एक विशाल बहुरंगी नदी प्रकट हो गई जो गॉड विलेज के चारों ओर एक चक्कर लगाकर उसे पूरी तरह घेरने लगी। लेकिन यह नदी बिल्कुल साधारण नहीं थी। यह जल से बनी ही नहीं थी, बल्कि अनगिनत चमकती हुई प्रकाश की धाराओं से बनी थी। और कुछ ही पलों में वो विशाल नदी स्थिर होकर बदल गई। बाहर से देखने पर एक सामान्य नदी जैसी लगने लगी। तभी तीसरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, सारी चमक अकेले मत ले। जब तुमने चाल चला ही दी है तो मैं भी अपनी थोड़ी क्षमता दिखा देता हूँ। उसकी आवाज में उत्साह था। वो सीधे आकाश में उड़ गया। उसके 3000 बाल पीछे हवा में लहराने लगे और उसके हाथ तेजी से शून्य में आकृतियां बनाने लगे। फिर एक जोरदार हंसी के साथ एक और विशाल नदी अचानक प्रकट हुई। उसने भी विलेज के चारों ओर घूमकर एक बड़ा आवरण बना दिया। और पहली नदी की तरह यह भी जल की नहीं थी, बल्कि अनगिनत बदलते दृश्यों से बनी थी, जैसे वास्तविकता के टुकड़े खुद उसमें बह रहे हों।
लेकिन कुछ देर बाद वह भी फीकी पड़कर एक साधारण नदी जैसी दिखने लगी। यह सब समाप्त करने के बाद वह विशाल पुरुष और तीसरा भाई एक दूसरे की ओर देखकर साथ में हंसे, फिर आगे बढ़े और एक साथ शून्य में उछल हो गए। और मैं वहीं खड़ा उन दो नदियों को देखता रह गया जो विलेज की रखवाली कर रही थीं, पूरी तरह अवाक, क्योंकि मेरे दूसरे और तीसरे भाई की क्षमताएं सच में समझ से परे थीं। और उन्हें देखते हुए मेरे मन में धीरे से एक विचार उभरा, जब मैं रूप लूंगा मैं उन दोनों नदियों को गहराई से विश्लेषित जरूर करूंगा। उन दोनों नदियों को लंबे समय तक एकटक देखता रहा, हर छोटी बड़ी बारीकियों को ध्यान से अवलोकन करता हुआ। उसके बाद मैं फिर से अपनी शांत साधना में लौट गया। दिन एक एक करके गुजरते रहे और जब से वह विशाल पुरुष और तीसरा भाई गए थे तब से लाखों साल बीत चुके थे, फिर भी वे वापस नहीं आए थे, जिससे मेरे भीतर हल्की चिंता होना स्वाभाविक था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे बाकी भाई बहन बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे, जैसे उन्हें उन दोनों पर पूरा भरोसा हो। और फिर एक दिन अचानक शून्य पानी की तरह लहराने लगा और उसी के भीतर से वह विशाल पुरुष और तीसरा भाई वापस प्रकट हो गए। मेरे भाई के हाथ में एक छोटा सा जीव था, पूरा बर्फ जैसा सफेद। जैसे ही वे पहुंचे उसने हंसते हुए कहा, भाइयों हम वापस आ गए, क्या हमें याद किया? उन्हें सुरक्षित लौटते देख मैंने राहत की सांस ली, जो शायद मैं कब से रोके हुए था। दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप लोग आखिरकार वापस आ गए। तभी तीसरा भाई उत्साह से बोला, सातवें भाई, इस बार हम उस बूढ़े हांगजुन को ढूंढने बहुत दूर तक गए थे और जब वह मिला तो हमने उसे इतना पीटा कि उसके दांत तक बिखर गए। वह सिर पकड़कर भाग गया। सच में बहुत मजा आया। यह कहते हुए उसने उत्साह में एक फल वाला पेड़ जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही वह धरती को छुआ तुरंत जड़ पकड़कर उगने लगा। कुछ ही पलों में उस पर कमल जैसे फूल खिल गए, इतने सुंदर कि जैसे स्वप्न हो। और पलक झपकते ही उस पर 9 सुनहरे फल उग आए, हर एक अलग रंग का, और हर फल पर हल्के से 2 रहस्यमय अक्षर उभर रहे थे, वांगजोंग। मैं उस पेड़ को बिना पलक झपकाए घूरता रह गया। मस्तिष्क में बस एक ही विचार गूंज रहा था, क्या यह सच में वांगजोंगली है, उन 10 जन्मजात पवित्र मूलों में से एक? मेरा मन जैसे तूफानी समुद्र बन चुका था, क्योंकि वह पेड़ वास्तव में उस वृद्ध दाउस्ट ने घुटनों पर गिरकर दया मांगते हुए दिया था, और इसका अर्थ केवल एक ही था। मेरे दूसरे और तीसरे भाई ने सच में डाउ पूर्वज को उस अवस्था तक पीट दिया था। इस सच्चाई ने मुझे पूरी तरह निःशब्द कर दिया, लेकिन मैं अभी इसे समझ ही रहा था कि तभी मेरे दूसरे भाई ने सहजता से उस छोटे सफेद जानवर को जमीन पर फेंकते हुए कहा, सातवें भाई, यह छोटा सा प्राणी दिखने में नरम और अच्छा है, इसे कुत्ते की तरह पाल ले, अकेलापन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उस छोटे जीव ने गर्व से कहा, मैं जानवरों का एक महान राजा हूँ, वह तुरंत विरोध में गरज उठा। मगर वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके सिर पर एक तेज थप्पड़ पड़ा और मेरे भाई की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सख्ती से कहा, अगर कुत्ता नहीं बनना तो तुझे मारकर सूप बना दूंगा। और उसी पल वो छोटा जानवर डर से सिमट गया। जो भी वह कहने वाला था निगल गया। कांपते हुए उसे देखने लगा। स्पष्ट पता चल रहा था कि पहले भी उसे बुरी तरह दंड मिल चुका है। और फिर आने वाले दिनों में हम सब फिर से गॉड विलेज में अपनी शांत साधना में लग गए। उस छोटे जीव को श्याओबा नाम दिया गया और हर दिन श्याओबा भागने के नए तरीके सोचता, लेकिन विलेज को घेरने वाली उन 2 नदियों से वह स्पष्ट डरता था। एक कदम भी उनके पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार तो वह गलती से एक नदी में गिर गया और लगभग डूब ही गया था अगर मैं उसे बाहर ना निकालता। और उस दिन के बाद उसने भागने की कोशिश ही छोड़ दी। अब वह नदियों से दूर रहता और चुपचाप विलेज के भीतर ही घूमता। और इसी तरह कुछ और लाखों साल पलक झपकते ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक बाहर से एक प्रकाश की किरण विलेज की ओर आई और जैसे ही वह समाप्त हुई एक आकृति सामने आई। वह और कोई नहीं बल्कि खुद डाउ पूर्वज हांगजुन था। दूरी से ही उसने आदर के साथ हाथ जोड़कर कहा, साथी डाउस्ट, हांगजुन मिलने आया है। और मैं भी समझ गया कि वह उन 2 नदियों से सावधान था, इसीलिए वह दूर ही रुककर पहले सम्मान दिखा रहा था। यह देखकर मेरे मन में स्वतः एक विचार आया, यह दिलचस्प होने वाला है। वो बूढ़ा हांगजुन सच में बहुत जिद्दी निकला। फिर से वापस आ गया, जैसे खुद ही परेशानी ढूंढ रहा हो।
और जैसे ही मेरे बड़े भाई ने उसकी आवाज सुनी, वह बिना एक पल गवाए बाहर निकल गए। लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और बीच में वो दो रहस्यमयी नदियां अभी भी खड़ी थीं, इसलिए मैं उनकी बात सुन नहीं पाया। बस धुंधला सा देख पाया कि मेरे भाई हाथ में दो कसाई चाकू लिए क्रोध में चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी ओर डांव पूर्वज सावधानी से खड़ा था। और आखिर में हांगजुन के पास फिर से पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह दूर आकाश में उड़कर चला गया। तभी मेरे भाई शांत होकर वापस लौटे। उसके बाद तीसरे भाई ने पूछा, दूसरे भाई इस बार वह कमीना क्या चाहता था? तो मेरे भाई ने लापरवाही से जवाब दिया, वो बूढ़ा चाहता है कि मैं उसके साथ चलकर कोई जुसियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन तोड़ने में मदद करूं, लेकिन मेरे पास उस बेकार काम के लिए समय नहीं है। अगर उसे करना है तो खुद करे। यह सुनते ही मैंने धीरे से बुदबुदाया, जशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन? लगता है ड्रैगनहान महाविनाश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और उसी पल मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने तुरंत कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, मुझे लगता है आपको यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर दोनों चौंक गए। मेरी ओर देखकर बोले, सातवें भाई, तुम्हारा क्या अर्थ है? हम उस बूढ़े की मदद क्यों करें? मैंने तुरंत स्पष्ट किया, मैं यह नहीं कह रहा कि आप हांगजुन की मदद करें। मैं कह रहा हूं कि इस अवसर का लाभ उठाओ और खजाने अपने हाथ में लो। ऐसी लड़ाई में अनगिनत लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे, और उस समय बहुत सारे खजाने बिना स्वामी के रह जाएंगे। अगर हमने मौका नहीं लिया तो सब कुछ उस वृद्ध डाउस्ट हांगजुन के हाथ में चला जाएगा। यह सुनते ही उस विशाल पुरुष और तीसरे भाई दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सातवें भाई सही कह रहा है, चलो तुरंत निकलते हैं। और इतना कहते ही मेरे दूसरे भाई ने तीसरे को पकड़ा और दोनों बिना देर किए विलेज से बाहर उड़ गए, जबकि हम बाकी सब वहीं रहकर अपनी साधना में लग गए। लेकिन ठीक उसी पल मैंने अचानक उस दाढ़ी वाले विशाल पुरुष से एक अजीब सा तेज महसूस किया। कुछ अलग, कुछ पहले से भी अधिक गहरा, कुछ ऐसा जो इस संसार में बहुत कम अस्तित्वों ने कभी अनुभव किया होगा। और उस अनुभूति ने मेरे भीतर एक बार फिर से वही प्राचीन प्रश्न जगा दिया, जो शायद इस कहानी के अंत तक मेरे साथ रहेगा।